नमस्कार दादाजी। आपका आज के इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयंक लाल है। मैं यूएसए में रहता हूँ और मेरा जन्म एक मार्गी परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार लाल 1961 में आनंद मार्ग ज्वाइन किए थे। आज के इंटरव्यू के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपके अनुभवों से बहुत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तो दादा, अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि प्राउड के मुख्य सिद्धांत आज की दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं? प्राउड के सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि इसके सिवा आज की दुनिया के संदर्भ में, आज जो परिस्थिति है दुनिया के सामने, ये जो उसके संदर्भ में हम देखते हैं, तो प्राउड के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अब देखिए कि अब देश काल बदलता है। देश काल बदलने के बाद जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके अनुरूप ही तो समाधान के लिए किसी सिद्धांत को आना चाहिए। अभी जो पूंजीवादी शोषण चल रहा, क्या आपको लगता है कि सामान्य अवस्था में आदमी को इससे निजात मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के लिए और हर व्यक्ति की जो मिनिमम एसेंशियलिटीज है विथ मैक्सिमम फैसिलिटी, बाबा ने मिनिमम एसेंशियलिटीज के बाद यह कहा था कि मिनिमम एसेंशियलिटी ही केवल नहीं, मिनिमम एसेंशियलिटी विथ मैक्सिमम फैसिलिटी के साथ जो है प्राउड देगा। तो इसीलिए प्राउड के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि इस पृथ्वी पर लोगों को शोषण से बचाना है, भूखमरी से बचाना है, यातनाओं से बचाना है, तो प्राउड को आना ही पड़े, दूसरा कोई विकल्प। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अ, मेरा आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्राउड की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के सफलता के लिए मुख्य कारक क्या हैं? देखिए, जो हमारी क्लाउड की जो नीतियां हैं, उसकी सफलता का मुख्य कारक तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मामले में जागरूक, क्योंकि जब तक लोगों की जागरूकता नहीं होगी, लोग जानेंगे नहीं। अब अभी क्या देखिए कि पूंजीवाद इतना हावी है लोगों के मन पर, इतना हावी है कि एक भिखारी से लेकर एक अरबपति तक सबके मन में केवल पैसे, सबके मन में केवल यही चीज। किस तरह से हम धन का संग्रह, जब मानसिकता इतनी दूर हो गई है धन के प्रति, तब इस मानसिकता को बदलना एक बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को प्रोफेसरों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें लोगों को जागरूक करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, क्राउड के विषय में लोग जानेंगे और पूंजीवाद उनका शोषण किस प्रकार कर रहा, किस प्रकार वे शोषित हो रहे, इसके विषय में जब तक जागरूकता नहीं होगी कॉमन मैन, तब तक तो हमारे सामने चुनौती रहेगी। और एक दूसरी बात कि जब तक प्रोफेसरों के पास राजनीतिक सत्ता नहीं आ, तब तक आप क्राउड को भली प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको राजनीतिक सत्ता जो है
उस पर भी काबिज होना पड़ेगा, और उसके बाद ही प्राउड को आप भली प्रकार। और बिजली असल फिर चली गई, अभी तो गर्मी के चलते हाँ, बिजली कोई आती बात है। नहीं दादा। हमारे यहाँ भी वही हाल है। अच्छा। मे आई गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन मयंक जी? हाँ जी, जी। या तो दादा मैं कह रहा था कि जैसा आपने बताया कि किस तरह से प्रउड जो है वो इसके सफलता के लिए जो मुख्य कारक हैं वो क्या हैं। तो आपने बोला कि पॉलिटिकल पावर मस्ट बी देयर टू मेक चेंज, परिवर्तन लाने की। जागरूक, लेकिन और जन साधारण आज की जिस तरह जागरूक। की चुनौती, जी दादा, जी दादा, आज जिस तरह की स्थिति है, वर्तमान वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक असमानता अपनी चरम सीमा पर है, पर्यावरण की स्थिति ऐसी है कि हम सब आज महसूस कर रहे हैं गर्मी, और पर्यावरण की जो क्षति हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जो फेमस है, और सामाजिक जो न्याय है इसका समाधान क्या प्रौद्ध कर सकता है? यदि कर सकता है तो कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है? प्रौढ़ के पास इन हर चीजों का समाधान में प्रमा का जो दर्शन बाबा का है वो पढ़ा होगा, और प्रमा के दर्शन में ही इस बात के संकेत हैं कि प्राउड जब आवेगा तो किस तरह से क्रम क्रम से जी जनरेटेड अवस्था जो है उसको क्रम क्रम से हर क्षेत्र में किस तरह से वो हेल्दी करते जाएगा, और किस तरह से वो विकास होगा। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। यदि क्राउड के हाथ में व्यवस्था आती भी है तो ऐसा नहीं है कि क्राउड से कोई छड़ी घुमा देगा और सारी व्यवस्था रात भर में बदल जाएगी। उसके लिए प्रोटेस्टों को एक चुनौती के रूप में, और सोचिए कि एक बलिदानी भाव से काम करने की जरूरत है। वो आसान नहीं है, ऐसा आसान मत सोचिए कि कोई चुनौती आएगी प्रोटेस्टों के सामने और चुटकी बजाते वह व्यवस्था प्रोटेस्ट पूरी कर लेंगे, तो यह सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। इसलिए चुनौती उनके सामने बड़ी होंगी, और उन बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का उनमें मादा भी होगा। ऐसा नहीं है कि उनमें वो क्षमता नहीं है, उनमें वो क्षमता होगी, और वो अपनी क्षमता से वो उसका निदान भी करेंगे। लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा, और प्राउटिस्ट उसका निदान भी करेंगे। इसमें कहीं से किसी संख्या की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि जब हम प्राउटिस्ट कहते हैं तो हमेशा हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्राउटिस्टों के लिए निजी स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं, और जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है उसके लिए तो सबका स्वार्थ ही उसका अपना स्वार्थ। इसीलिए साधना से, सेवा से, त्याग से हमारी पीढ़ी जैसे जैसे बनेगी, आप देखेंगे कि त्याग और बलिदान की एक से एक नई कहानियां हमारे सामने आई। अभी तो जिस मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं उसमें इन बातों की कल्पना सहज रूप में नहीं की जा सकती। तो दादाजी, फिर इससे प्रश्न निकलता है कि आपका जो दशकों का आपका अनुभव है, जी। इस आधार पर युवा पीढ़ी को क्या महत्वपूर्ण सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि प्रौद्ध जो है जल्दी से जल्दी इस धरा पर आ सके? ये युवा पीढ़ी के लिए तो हमारा यही सुझाव है कि जब तक के साधना में उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक के आ, यह आशा करना बेकार है कि युवा पीढ़ी भविष्य में मानवता के किसी काम आ सके। तो पहली शर्त है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है
वो ज्ञान का भी अर्जन करे, आत्मज्ञान का भी अर्जन करे, साधना और सेवा के महत्व को समझे, और उनका अभ्यास हो कि हमारा अपना निज का स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ पर ही निर्भर। जब तक समाज स्वस्थ नहीं बनता है, समाज का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो हमारा निज का स्वार्थ जो है वह केवल हमारे दुख का ही कारण होगा, उससे हम सुखी नहीं होंगे। क्योंकि जब तक समाज सुखी नहीं रहेगा, तब तक यह कल्पना करना ही बेकार है कि हम सुखी हो। चारों तरफ उखड़ भी, और एक आदमी उसमें रसगुल्ला और मलाई खा रहा है। कल्पना कीजिए कि क्या उस खाने में उसको स्वाद मिलेगा। तो आज की युवा पीढ़ी हमारी जो है, हमको बहुत आशा है, इसलिए कि आप देखेंगे कि हमारी जो भी पीढ़ियां अब निकल रही, वो छलांग लगा के निकल रही, बुद्धि में, इंटेलेक्ट में। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, कितना इंटेलिजेंटली हर चीज को हैंडल कर ले रहा है। तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी कर रही है। लेकिन एक बात का ध्यान हम सब लोगों को रखना पड़ेगा, हर परिवार को रखना पड़ेगा। जिस परिवार में युवा हैं, बच्चे हैं, आ रहे हैं, उस परिवार को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि जिस ऊर्जा के साथ बच्चे आ रहे हैं, उस ऊर्जा को सही दिशा में, यह जिम्मेदारी परिवार की और हमारी शिक्षा व्यवस्था की, कि जिस ऊर्जा के साथ वे जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, उस ऊर्जा को एक सही रास्ता चाहिए। यदि वह सही रास्ता नहीं मिलेगा, तो वह ऊर्जा जो है वह बर्बादी का कारण, क्योंकि ऊर्जा तो कभी नष्ट होती नहीं है। यदि आप सही दिशा नहीं देंगे, वो दिशा में जाएगा और बर्बादी होगी उससे। इसलिए परिवार की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो भी ऊर्जा से ओत प्रोत युवा हैं, उनकी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। दादाजी, आप जो सही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ बिंदुओं को बताइए कि क्या कहना चाहते हैं सही डायरेक्शन में। सही सही डायरेक्शन है कि आप शुरू से उसे मानसिक और आत्मिक विकास की शिक्षा दीजिए, उसको, उसके भ्रम को तोड़िए कि केवल भौतिक विकास, केवल भौतिक समृद्धि तुम्हारे उपयोग के लिए, तुम्हारे हित के लिए नहीं है। तुम्हारा हित तब तक नहीं हो सकता है जब तक तुम अपनी ऊर्जा को मानसिक विकास में और अपने आत्मिक विकास में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा विकास किसी भी तरह से संभव नहीं है। यदि केवल भौतिकता तक में ही सीमित रह गए, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ड्रग्स है, सेक्स है, और तरह तरह की चीजें हैं। जब कोई दिशा नहीं मिलेगी, दरवाजे बंद होंगे और जल का बहाव नहीं होगा, तो वह तो एक तालाब का जल, वो तो सड़ेगा। तो ऊर्जा कहाँ होगी नष्ट? सेक्स में नष्ट होगी ऊर्जा, ड्रग्स में नष्ट होगी ऊर्जा। तो चूंकि इस ऊर्जा को तो दिशा नहीं मिल रही है ना। नव्य मानवतावाद में जैसा कहा गया है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो, एक आदर्शाभिमुखी प्रवाह है मानव अस्तित्व। तो इस आदर्शाभिमुखी प्रवाह के रास्ते में जितने भी रोड़े हैं, वो चाहे डॉगमा हो,
इज्म हो, जो भी हो, उन सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वे सारी चीजें खत्म नहीं होंगी तो जो मानसिक प्रवाह है वो तो ठीक से प्रवाहित तो नहीं होगा, तो रुक जाएगा, कहीं डॉगमा पर रुकेगा, कहीं इज्म पर रुकेगा, कहीं कुछ पर रुकेगा। जितने अवरोध हैं हमारे मन में, वहां वहां वो रुकेगा। इसीलिए इन सारी चीजों को खत्म करके उसे एक प्रवाह देना। जी दादा। तो उसके लिए तो आध्यात्मिक साधना, जी, मानसिक विस्तार की साधना करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। absolutely. Thank you, Dada. Mayank ji to ask if you want to ask something. जी दादा। Yeah. तो दादा, अगला क्वेश्चन है, इस पूंजीवादी विचारधाराओं के प्रभुत्व वाली दुनिया में प्राउड के लिए प्रभावी ढंग से वकालत कैसे की जा सकती है? न देखिए, प्रभावी ढंग से तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए लोगों को तो जागरूक करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हमारी जो प्लाउटिस्टिक स्ट्रक्चर की इकोनॉमी है उसके कुछ प्रारूप भी लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। अब जैसे हमारे मास्टर यूनिट, यदि हम अपने मास्टर यूनिट में आसपास के कुछ गांवों को लेकर एक ऐसी आर्थिक संरचना का विकास करते हैं जो लोगों की नजर में आएगा, देखेंगे कि हम किस तरह से इस व्यवस्था में योगदान देकर लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस तरह का कुछ उपक्रम जो हैं हमें अपने मास्टर यूनिट में शुरू करने होंगे, एक उदाहरण के लिए, ताकि लोग देखें। क्योंकि हमारा मास्टर यूनिट है तो हम इसमें अपनी, हमारी जो संरचना है उसको तो विकसित कर ही सकते हैं। तो यदि आसपास के कुछ गांवों को लेकर हम इस तरह का प्रयास करना शुरू कर दें तो हमारा एक बड़ा मॉडल स्ट्रक्चर होगा वो। और इस मॉडल स्ट्रक्चर से लोग बहुत प्रभावित भी होंगे, इंस्पायर होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इस प्रभाव को जहां तक रोकने की बात है, तो अभी तो प्राउड का या कि किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि पूंजीवाद के इस प्रभाव को आप अपनी शक्ति से रोक लें। क्योंकि अभी जितना शक्तिशाली आपको यह पूंजीवाद है, अथवा आप जो देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो पूरी विश्व की व्यवस्था को चला रही है, तो सहज में इसकी कल्पना कर लेना कि हम इसे ध्वस्त कर देंगे वो मुनासिब नहीं हो, वो व्यवहारिकता से थोड़ी दूर की बात। अब है कि पूंजीवाद अपनी मौत खुद मरेगा। जिस तरह से आ, एक धन का संग्रह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्रोनी कैपिटलिस्ट बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह से हर जगह पैदा हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज अरबपति खरबपति बन रहे हैं। सामान्य जनता का जो रिसोर्सेस है वो समाप्त होते जा रहा है। भूखमरी, बीमारी और पर्यावरण का जो संकट है, आप देख रहे हैं कि एक पॉली क्राइसिस
से पूरी दुनिया गुजर रही है। पॉली क्राइसिस मतलब चौतरफा संकट, चारों तरफ से संकट आ रहा है। तो इन सभी संकटों से घिरी हुई दुनिया में चलना और इसे उससे उबारना, यह तो इतनी बड़ी चुनौती है कि यह सिवा गुरु की कृपा के बिना संभव। यह हम चाहें कि अपने सामर्थ्य से समस्या का समाधान कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। तब है कि हमें अपनी जागरूकता बनाकर रखनी होगी। अपनी सब समाज तत्व की जो विचारधारा है उस पर हमें बिल्कुल आरूढ़ होना होगा। और पूंजीवाद तो अपनी मौत आप मरेगा। आप देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति आने वाली है, मुझे लगता है, अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक आसन्न मंदी का संकट पूरे संसार पर धीरे धीरे छाते जा रहा है, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो हो सकता है कि दिवालिया हो जाए और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को हो सकता है कि छोड़ना भी पड़े। तब प्राउड का जो कोऑपरेटिव का एक स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि उससे एक पैदा हो जाए कि जितने कर्मचारी उसमें हैं सब मिलकर उस कंपनी को चलावे। ऐसी स्थिति आ सकती है। जी। आप तो अमेरिका में रहते हैं और जो अमेरिका की हालत है उसे हम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह आप जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में भी तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके विषय में अब आम लोगों की कुछ कुछ ऐसी धारणाएं शायद बन रही होंगी। हम्म। जी। तो मेरा ख्याल है कि पूंजीवाद जो है वो अपनी मौत आप मरेगा। व्यवस्था के लिए प्रोटेस्टों को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी लोग और जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पर भी जी एक 2008 में जब यहाँ मंदी आई थी, जी तो जी। एक ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करके एक मूवमेंट यहाँ चला था। तो लोग अच्छा अभी अच्छा। जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे पूंजीवाद से। यहाँ पर भी लोग, उनको पता चल रहा है कि आम जनता का फायदा नहीं हो रहा है इससे। राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दादा है कि प्राउड का भविष्य और बेहतर दुनिया के निर्माण में इसकी भूमिका के लिए आपकी दृष्टि क्या है? नहीं नहीं, प्राउड तो भविष्य का ही सोशियो इकोनॉमिक दर्शन। प्राउड जो है वह तो भविष्य का सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी है। भविष्य में व्यक्ति समृद्ध हो, दुनिया समृद्ध हो, समाज समृद्ध हो, समृद्धि का तो इतना द्वार खुलेगा कि बाबा ने तो कहा ही है कि अपनी आजीविका के लिए 1 घंटा काम करना भी पर्याप्त होगा। ऐसा समय आएगा, बाकी घंटे लोग साधना पूजा में व्यतीत करेगा, मानसिक आनंद में, आत्मिक आनंद में आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो तो अनंत का रास्ता है। तो यदि भौतिक समृद्धि हमारी इतनी हो जाती है कि हम सुविधा के साथ अपने भौतिक जीवन को बिता सकते हैं और वो बिल्कुल थोड़े से समय खर्च करके यदि अपनी भौतिक के सत्ता पूरा कर सकते हैं, तो फिर क्यों आदमी जंजाल में पड़ेगा? क्यों नहीं? मानसिक विस्तार कितना विशाल आयाम, मनोमय कोष से लेकर हिरण्यमय कोष तक कितनी लंबी यात्रा है। अभी तो कहा जाता है कि दुनिया में बिल्कुल 10 से 11% जो हमारी मेंटल पोटेंशियलिटी है वो हम खर्च कर पाते हैं। बाकी जो
90% मेंटल पोटेंशियलिटी है, वो तो बिल्कुल अनयूज पड़ा हुआ। तो इतनी मेंटल पोटेंशियलिटी जो अनयूज है, आप कल्पना कीजिए कि जब 10-11% मानसिक क्षमता के विकास से दुनिया में हमने क्या क्या नहीं बनाया। आज अंतरिक्ष की सैर हो रही इसी मानसिक पोटेंशियलिटी के कारण। हम गॉड पार्टिकल तक पहुंच गए इसी मानसिक क्षमता के कारण। वह भी केवल 11% मानसिक क्षमता को जब हमने यूटिलाइज किया तब। यदि 100% मेंटल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो जाता, कल्पना कीजिए तब दुनिया कहाँ होगी। आत्मिक स्तर की तो बात छोड़ दीजिए, केवल मानसिक स्तर पर ही यदि इस संभावना का अधिकतम उपयोग हो जाए, विकास हो जाए, तो दुनिया क्या हो जाए। ना दादाजी, बात तो सही है, दैट वी कैन इमेजिन, बट आज के सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक परिवेश जो है, जी, उसमें प्रौद्ध को इम्प्लीमेंट होते हुए आप कैसे देख पा रहे हैं? इसमें देखिए प्रौढ़ को हमने कहा ना कि हमारे जो मास्टर यूनिट हैं उसे एक मॉडल के रूप में हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद प्रचार करके प्रोटेस्टों को राजनीतिक सत्ता हासिल करनी ही होगी। जब तक आप राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करते हैं तो केवल मॉडल दिखाकर हम प्राउड को लागू पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। यह मॉडल हमारे लिए एक प्रेरक रहेगा कि लोग देखकर उससे प्रेरणा लेंगे और फिर हमारा समर्थन करेंगे। ओके। और आपको जब जन समर्थन मिलेगा धीरे 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 धीरे, यह कोई एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। और फिर हम युग परिवर्तन की बात करते हैं, हम केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम युग परिवर्तन की बात करते हैं। तब मन में यह बिठा लेना कि रातों रात हो जाएगा, एक चुनाव जीत लेंगे और व्यवस्था बदल जाएगी, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी। हमको युग परिवर्तन करना है। हम संक्रांति काल से गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे हैं। और यह फेज जो संक्रांति काल होता है वो बड़ा कष्टकर होता है, बड़ा उबाऊ होता है, इसको फेस करना बड़ा कठिन होता है। तो प्रोटेस्टों में इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा, क्योंकि राजेंद्र दादा ये बहुत बड़ा काम है। और इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि इस काम को हम केवल भौतिक बल से नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमें मानसिक बल भी चाहिए और हमें आत्मिक बल भी चाहिए। और इसीलिए प्रोटेस्टों को मानसिक बल भी अर्जित करना पड़ेगा और आत्मिक बल भी अर्जित करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बिना इसके हम कल्पना कर लें कि हम कर लेंगे तो यह दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों महर्षि अरविंद चले गए? उन्होंने देखा कि भाई इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, पांडिचेरी में साधना में बैठ गए। और साधना में ही उन्होंने देखा कि जब तक सुपर माइंड का अवतरण इस पृथ्वी पर नहीं होता है तब तक व्यवस्था में परिवर्तन की कोई आशा नहीं है।
तो वह जो सुपर माइंड होगा, वह जो सद्विप्र होगा, जब तक उनका अवतरण इस पृथ्वी पर नहीं होगा, तब तक कैसे हम आशा कर सकते हैं कि सम समाज तत्व को सोलो आना हम स्थापित कर देंगे। जी दादा। तो दादाजी, अब प्रश्न उठता है कि आप जितनी बातें बताए, लाइक व्यवस्था परिवर्तन ही नहीं, युग परिवर्तन जो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अपने आप को सजेस्ट होना पड़ेगा। और आपने एक बीच में बात कही, सद्विप्र, ऐसे सद्विप्र जब पैदा होंगे, तो लास्ट में कहना चाहता हूं कि अंत में आप कौन सा संदेश साझा करना चाहेंगे जो प्रभु के माध्यम से अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप मोटिवेशन संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे चलें, कैसे करें, क्या करें? ना, उनके लिए तो, प्रोटेस्टों के लिए तो आ, एकमात्र मेरा संदेश यही होगा कि वे समाज की जो विपज्जनक स्थिति है, समाज में जो हाहाकार है, उसके प्रति उनकी संवेदना गहरी हो। और जैसा मैंने कहा कि उनकी यह चेष्टा रहे कि अपने निजी जीवन में साधना और सेवा और त्याग से अपने को इतना समृद्ध करें, अपने को इतना बलशाली बनावें कि उस बल के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से समाज की सेवा हो सके। केवल बात करने से तो नहीं होगा, हमको तो निजी स्तर पर इंडिविजुअली इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। इसीलिए साधना खूब करें, सेवा खूब करें, क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ी चीज है। और सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके हृदय में करुणा का संचार नहीं। दूसरे का दुख, जब आपका अपना दुख होगा, तभी सही माने में सेवा होती है। नहीं तो सेवा में कहीं ना कहीं अहंकार जुड़ा हुआ होता है, वो चाहे यश का अहंकार हो, चाहे और किसी का अहंकार। सेवा तो सेवा उसी को कहा जा सकता है जब आपके मन में जो सेव्य है उसके प्रति करुणा का संचार हो, उसके दुख से आप दुखी हो जाएं, इतना दुखी हो जाएं। उपनिषद भी कहता है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम सेवा इसीलिए करते हैं कि सेवा करने से अपने दुख का त्राण होता है। क्योंकि उसके दुख से हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमको अपना दुख इतना बोझिल हो जाता है कि जब तक हम उसके दुख को दूर नहीं करते हैं, तब तक हम अपने दुख से निजात नहीं पा सकते। तो हमारे प्रोटेस्टों को इस भावना में ढालना पड़ेगा। सम समाज तत्व को लेकर चलना छोटी बात नहीं है, वो बात की बात नहीं है। इसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए तो गुरु शरणापन्न होना पड़ेगा। जब तो गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक आप इस विराट काम का माध्यम नहीं बन सकते। मूल में गुरु कृपा ही केवलम, और गुरु की कृपा हो तो फिर विराट से विराट काम विवेकानंद ने पूरी दुनिया में लहर फैला दी धर्म की। तो जब गुरु की कृपा होती है तो ऐसे कैडर निकलते हैं। लेकिन कैडर को भी अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। कृपा तब तक नहीं होती है जब तक के हम उस कृपा को धारण करने की योग्यता स्वयं में पैदा नहीं कर लेते।
तो होगा, बहुत होगा। जब स्वयं भगवान आनंद मूर्ति धरा पर उतर आए, तब असंभव क्या है? अरे गुरु की कृपा और शिष्य का प्रयास, असंभव कुछ नहीं रहता है तब। जहां गुरु की कृपा है और साधक का प्रयास है, वहां असंभव कुछ नहीं है, वहां सब कुछ संभव है। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा, थैंक यू फॉर योर नाइस इंटरव्यू। बड़ा अच्छा लगा। आप खुद ही बड़े मोटिवेशनल आदमी हैं। हम्म। यू राइटली सेड दैट प्रोटिस्टों को, या जो लोग इस तरह का समाज परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन या युग परिवर्तन में सहभागी होना चाहते हैं, उनको सबसे पहले योग्य पात्र बनना पड़ेगा, और उसके मनुष्य को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड, आध्यात्म उन्मुख होना पड़ेगा। तभी सच्ची सेवा भी हो सकती है, और तभी समाज के लिए वो उस निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच आपको। बहुत अच्छा लगा। और फिर कभी मौका मिले तो हम लोग जरूर आपको फिर इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आज के जो शब्द इतने मोटिवेशनल होते हैं हम यंगस्टर्स के लिए रिलेटिवली, कि आप बस स्वस्थ रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और प्रोटिस्टों का मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में त्वरित गति से आगे बढ़ सकें। बस नहीं ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की संगति में हमको भी ऊर्जा मिलती रहती है। आप लोगों को खुश देखते हैं, आनंदित देखते हैं, तो मुझे भी ऊर्जा मिलती रहती है। जी नमस्कार मयंक जी। जी। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपके इतने इंस्पायरिंग बातों को सुन के। तो इसी तरह से आपकी बातें हम और इंटरव्यू करते रहें और आपकी बातों से इंस्पायर होकर बाबा का काम करें।